विक्टर लस्टिग चेक रिपब्लिक में पैदा होने वाला ये 18वीं सदी का एक बच्चा, किसको आइडिया था कि ये बड़ा होकर आईफल टावर को बेच कर अपना नाम कमाएगा। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि कॉन आर्टिस्ट था। कॉन आर्टिस्ट हम उसको कहते हैं जो कि अपने हाथों की सफाई से या किसी भी ट्रिक करके लोगों को धोखा दे सके, जिसमें कोई मैजिशियन आ सकता है, जिसमें कोई प्लेइंग कार्ड के साथ ट्रिक्स करने वाले लोग आ सकते हैं। So let's learn a little more about Victor Lustig, who sold Eiffel Tower twice. विक्टर लस्टिग क्योंकि 18वीं सदी में पैदा हुआ था, ये चेक रिपब्लिक में था, वहाँ इतनी एजुकेशनल और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो इसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन चेक रिपब्लिक से ही ली, बट ये फिर मूव कर गया फ्रांस में। पेरिस जाके इसने छोटे मोटे क्राइम्स करना शुरू किए, छोटे मोटे धोखे करना शुरू किए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज अ कॉन आर्टिस्ट। तो इसने प्लेइंग कार्ड्स के साथ इसको काफी सारे ट्रिक्स आते थे और ये काफी सारे मैजिक ट्रिक्स भी कर लिया करता था। अब ये स्ट्रीट के डिफरेंट कॉर्नर्स पे ठहर जाया करता था और वहां लोगों से ट्रिक्स करके पैसे ठगा करता। वहां से इसके जो ट्रिक्स की जो हाथों की सफाई थी, जो इसके हाथों की स्लेट थी, वो काफी ज्यादा अच्छी हो रही थी और इसका पर्सनल कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ रहा था। बट विक्टर हैड नो आइडिया कि इसके इन छोटे छोटे ट्रिक्स की वजह से इसका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर जाएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर कहलाएगा या स्कैमर कहलाएगा, बिकॉज इसने सबसे बड़े 2 स्कैम्स किए, एक रोमानियन बॉक्स का और एक आईफल टावर को बेचने का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोमानियन बॉक्स को। रोमानियन बॉक्स की कहानी यहाँ शुरू होती है कि इसका एक दोस्त होता है और ये प्लान करते हैं कि एक वुडन बॉक्स लेते हैं और उसको अच्छे से डिजाइन करवाते हैं। जो इनका प्लान होता है उसमें काफी सारे गियर्स एंड सिक्योरिटी लॉक्स वगैरह का इंतजाम करते हैं और उस वुडन बॉक्स को ये काफी सारे लोगों को प्रेजेंट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस बॉक्स से आप अपने जो पैसे हैं वो डबल कर सकते हो या आप नकली नोट छाप सकते हो। अब क्योंकि वो वुडन बॉक्स इस तरीके से बनाया गया होता है तो लोगों को उस पर यकीन करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। प्लस मैं आपको ये भी बताता चलूं क्योंकि ये 18वीं सदी है तो लोगों को इस चीज पे यकीन लाना थोड़ा सा आसान था, बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोग इतने वेल अवेयर्ड नहीं थे। विक्टर और इसके दोस्त शॉन ने इस छोटे से बॉक्स से सिर्फ $100 को प्रिंट करने से स्टार्ट किया। हैरानी की बात ये होगी कि लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर ये जो वुडन बॉक्स है ये पैसे प्रिंट कर सकता है तो ये 2 बेवकूफ लोग हमें क्यों बेच रहे हैं, ये खुद पैसा क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहे। इसकी वो रीजन ये देते थे लोगों को कि ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है और उनके पास इतना ऑलरेडी मनी वो कर चुके हैं कि अब उनको इसकी जरूरत नहीं है, टाइम वो इस पे जाया नहीं करना चाहते, वो इससे थोड़ा सा बड़े लेवल पे पैसे प्रिंट करने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू विक्टर और शॉन ये जो वुडन बॉक्स था ये 6 घंटे में सिर्फ $100 का एक नोट प्रिंट करता था और उन $100 के नोट के बाद इनको 12 घंटे के लिए वेट करना होता था कि अगला नोट उसमें डालें और वो प्रिंट होके बाहर निकले। और जब ये लोगों को वो वुडन बॉक्स प्रेजेंट करते थे और उसका डेमो देते थे तो प्रॉपर ये इंक उसमें डालते थे और उसकी सेटिंग करते थे ताकि उनको यकीन आ जाए कि हाँ ये काफी ज्यादा ऑथेंटिक बॉक्स है जिसको देख के लोग उसको परचेज कर लें। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने वही बॉक्स उसी तरह का सिमिलर बॉक्स काफी ज्यादा लोगों को बेचे और उसकी प्राइस जो ये रखते थे वो $10,000 से स्टार्ट होकर $20,000 तक ये उसको सेल करते थे। सो ये इनके फ्रॉड की जर्नी का सबसे पहला बड़ा फ्रॉड था जिसने काफी ज्यादा न्यूज हाइलाइट्स की जगह ली और पुलिस में भी काफी ज्यादा इसकी रिपोर्ट्स गई कि लोगों के साथ इस तरह के धोखे हो रहे हैं, नकली पैसा छापने के धोखे हो रहे हैं। पुलिस में इतनी सारी रिपोर्ट्स होने के बावजूद भी ये पुलिस इनको नहीं पकड़ पाई। उसकी वजह सिर्फ यही थी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कि ये कौन आर्टिस्ट थे, काफी सारे स्कैम ऑलरेडी कर चुके थे, तो इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था कि ये लोगों की नजरों से कितनी जल्दी गायब हो जाया करते थे। ये रोमानियन बॉक्स की कहानी चली तकरीबन 4 साल, 1905 से लेकर 1909 तक, जिसके बाद उन्होंने अब सोचा कि हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं बट इसमें उन्हें मजा नहीं आ रहा। मैं एक चीज आपको और ये बता दूं कि जो कॉन आर्टिस्ट होते हैं, ये जो स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, 90% ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जो के पैसे के लिए सर्च करते हैं, बट उनमें 10% ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जिनको इस काम में सिर्फ मजा चाहिए होता है, जिनको अपने प्लेयर के लिए लोगों के साथ फ्रॉड करना अच्छा लगता है।
सो ये उन्हीं 10% लोगों में से थे। सो उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि दे वर प्लानिंग समथिंग बिग, और यहीं एक मौका उनका इंतजार कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ अनाउंस की कि आईफिल टावर को मेंटेन करने में, उसका पेंट करने में काफ़ी ज़्यादा बजट चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के पास उस टाइम नहीं था। सो इस कंट्रोवर्सी ने विक्टर के जहन में एक प्लान को पैदा किया। उस प्लान के मुताबिक ये था कि विक्टर और उसका दोस्त शॉन ने डिसाइड किया कि वो आईफिल टावर को बेचेंगे। ये सुन के तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, अभी आज की वक्त में भी काफी ज्यादा अजीब लगता है कि हाउ कैन अ पर्सन सेल अ मॉन्यूमेंट, जो कि आपकी सिटी का एक मॉन्यूमेंट है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में। ये 18वीं सदी की कहानी में ये दो ऐसे जवान ऐसे थे जिन्होंने उस आईफिल टावर, उस मॉन्यूमेंट को 2 दफा सेल कर दिया। अब बारी आती है आईफिल टावर स्कैम की। आईफिल टावर स्कैम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया, और उसके लिए जरूरी था, बिकॉज वो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी कि वो आईफिल टावर की जो बजट है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो विक्टर को ये अब जरूरत थी कि उसको एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी। वो अपने आप को एक गवर्नमेंट प्रोफेशनल का एक रूप देता है और अपना नाम चेंज करता है उसमें, विक्टर नेल्सन। अब उस नाम को बदलने के बाद वो एक गवर्नमेंट प्रोफेशनल से रब्ता करता है, उसको ब्राइब करता है, और उसको खरीदने के बाद उसे गवर्नमेंट के प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्स उस प्रॉपर फॉर्म में लाकर एक प्रॉपर सेटअप तैयार किया जाता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करने के बाद एक ग्रुप ऑफ मेटल डीलर से मिलता है, वो लोग जो कि स्क्रैप को खरीदते हैं, और उनको एक प्रॉपर 5 स्टार लग्जरी होटल में मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। और उस मीटिंग में उनको वो इस चीज़ का बताता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डील है, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों तक ये बात पता चले कि वो आईफिल टावर को सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों तक ये बात पता चलेगी लोग प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे कि एक मॉन्यूमेंट जो कि उनकी कंट्री को, जो उनकी स्टेट को, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में, स्टेट्स में इंक्लूड करता है, उसको बेच देंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा गिर जाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं मानने वाली भी थी, तो वो जो ग्रुप था ऑफ मेटल डीलर्स वो इस चीज पे एग्री कर जाते हैं, और इनकी मीटिंग्स 1-2 इसी तरह चलती हैं, और विक्टर और शॉन इस चीज में कामयाब हो जाते हैं कि उनको भरोसा दिलवा लें कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं। उसके बाद फाइनली 3rd मीटिंग में उनकी जो कैश की ट्रांसफर होती है वो ना होता है, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आईफिल टावर के वो मेटल डीलर ग्रुप के पास जाने होते हैं। सो तकरीबन $50,000 में, तब के $50,000 18वीं सदी के, सो दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स नाउडेज। 3rd मीटिंग में $50,000 विक्टर और शॉन को मिल जाते हैं, और वो एक फॉर्मेलिटी के फेक गवर्नमेंट पेपर्स जो आईफिल टावर की प्रॉपर्टी के होते हैं वो उनको सेल आउट कर देते हैं, और उसके बाद फौरन ही विक्टर और शॉन ऑस्ट्रिया भाग जाते हैं। वो मेटल डीलर्स का ग्रुप $50,000 देने के बाद अपना सर खुजाते रह गए, क्योंकि अब वो शॉन और विक्टर कभी वापसी नहीं आने वाले थे, बिकॉज वो एक फेक था, स्कैम था और फ्रॉड उनके साथ हो चुका था। उन्होंने पुलिस पे रिपोर्ट भी कराई, बट पुलिस ने गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज को लेके गए, बट गवर्नमेंट डिनाइड कि ऐसा कोई प्लान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। तो उन्होंने इस चीज पे इंसिस्ट किया कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही थे, और उन्होंने ये गवर्नमेंट का पेपर दिया है, बट उसके ऊपर कोई केस नहीं बना, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ही नहीं, उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका था। विक्टर और शॉन का जो प्लेयर था और गजन था, यहाँ तक पूरा नहीं होता, उनको इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता है। सो वो ऑस्ट्रिया में बैठकर ही दोबारा प्लान करते हैं कि हम आईफिल टावर को दोबारा सेल करेंगे। उसके बाद वो अपने शिकार को ढूंढते हैं उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से जो कि थोड़े से करप्ट हैं, जो कि पावर को चाहते हैं, जो कि पैसा चाहते हैं। वो एक ऐसा पर्सन ढूंढ ही लेते हैं जिसको ताकत की भूख होती है और पैसे की भूख होती है। सो वो उसके साथ एक मीटिंग रखते हैं, प्राइवेट काफ़ी होती है और कॉन्फिडेंशियल रखते हुए वो उसको ये प्रेजेंट करते हैं क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तुम्हें उल्टा उन चीज़ों पे डिग्रेड किया जाता है। सो उसको ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों से लगाव होता है कि उसके पास पावर आ जाए, या वो थोड़ा सा फ्रॉडस्टर होता है खुद भी। सो वो उसको इस चीज़ पे मना लेते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये गवर्नमेंट के पेपर्स पे ये आईफिल टावर्स तुम्हारे नाम कर दिए जाए तो तुम्हारी वर्थ होने लग जाएगी और तुम टॉप टाइकून बन जाओगे। सो वो दोबारा एग्रीमेंट करते हैं और आईफिल टावर को दोबारा बेचते हैं, जो कि $30,000 में इस दफ़ा सेल होता है। शॉकिंगली एक आपको और फैक्ट बताता जाऊं कि विक्टर और शॉन का यहाँ भी जो दिल होता है वो भरता नहीं है,
फिर प्लान करते हैं, बिकॉज उनका 2 दफा ऑलरेडी कामयाब हो चुका होता है और उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों ने उनके जो पेंटिंग्स थी वो बना के दी ताकि उनकी आइडेंटिटी पता चल सके, और उन एविडेंसेस की जो छोटे छोटे उन्होंने गैदर किए उसकी बेस पे एक दिन रेड होती है कि विक्टर और शॉन पेरिस की एक रोड पर वॉक करते जा रहे होते हैं और उनको पुलिस रोक लेती है और सस्पेक्ट्स होने की बेस पे उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ उनकी इंटेरोगेशन पे पता चलता है कि हाँ यही वो 2 कॉन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एफिल टावर 2 दफा बेच चुका था और 3rd टाइम वो बेचने जा रहे थे। प्लस वो रोमानियन बॉक्स वाला स्कैम आपको याद होगा, वो भी इन्हीं ने किया। सो इनको सेंटेंस करने के लिए पुलिस के पास काफी ज्यादा एविडेंसेस थे। एफिल टावर को 2nd टाइम जब इन्होंने बेचा उसके 27 दिन के बाद ये पकड़े जाते हैं। कोर्ट ट्रायल्स होते हैं प्रॉपर और इनके एविडेंसेस और इनके क्राइम की बेस पे, इनके स्कैम्स की बेस पे इनको 15 साल की कैद सुनाई जाती है, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल जहां से माना ये जाता है कि कोई भी आज तक भाग नहीं पाया और जो 2 लोग भागे थे वो जिंदा कभी मिल नहीं पाए। सो इनको अल्काट्राज प्रिजन में इनको सेंटेंस दी जाती है 15 साल की, और जो शॉन होता है वो अपनी पूरी सेंटेंस पूरी करके उसकी डेथ होती है। बट विक्टर होता है उसको निमोनिया हो जाता है और उस निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सो ये कहानी थी कैसे कॉन आर्टिस्ट की जिसने दुनिया को धोखा दिया एफिल टावर को बेच के, जिसने दुनिया को धोखा दिया एक रोमानियन स्कैम बॉक्स के थ्रू, जिसका ये कहना था कि उससे वो पैसों को प्रिंट कर सकते हैं। सो इस तरह के फ्रॉडस्टर 18वीं सदी में भी थे, 17वीं सदी में भी थे और आज की सदी में भी हैं। मैं एक कहावत पे इस चैप्टर को, इस वीडियो को क्लोज करने जा रहा हूँ। वो कहावत ये है कि जब तक लालची बंदा जिंदा है स्कैमर कभी भी भूखा नहीं मरता। सो आज ही इस चैप्टर और वीडियो के साथ मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, अगली केस स्टडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।